मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग एसएससी में टीसीएस द्वारा 2018 से लेकर 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर बिल्कुल नए पैटर्न पर एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। तो इस सीरीज से एसएससी के सभी एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एलडीसी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ इत्यादि की जीके जीएस और करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो इस सीरीज में हम लोग क्लास 2 वीडियो देखेंगे और जो क्लास 1 नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है, यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। ठीक है, अब देखिए पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद से वो सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। मान के चलिए आप एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ लिए, फिर इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर उसको रटिएगा, फिर क्या कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि एक ही जगह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कम समय में आपका बेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ठीक है, ये सभी नोट कर लीजिएगा। आप इस तरह से अगर तैयारी करवाएंगे जीके जीएस का, आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे आपका कोई स्टेट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए क्योंकि सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही आपको नोट करवाएंगे। ठीक है, नोट कर लेने के बाद आपको बहुत आसान होगा और कभी आप भूलेंगे तो आसानी से एक बार पढ़ के याद हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मंडल है ऋग्वेद में, 1028 सूक्त है और 10,462 मंत्र है। ठीक है, ये यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, वेद कितना है? तो वेद है 4। ठीक है, क्रम से याद रखना है आपको, पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर है अथर्ववेद। सब आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा हो जाएगा? तो अथर्ववेद में हो जाएगा। ठीक है, चारों वेद से एक एक दो प्रश्न याद रखना है आपको महत्वपूर्ण कौन सा। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और यज्ञ का उल्लेख जो है, यज्ञ अनुष्ठान, ये किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। और संगीत का वर्णन किस वेद में? तो सामवेद में। और जादू टोना का वर्णन वो है अथर्ववेद में। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है, जैसे इसमें 10 मंडल है, तो एक प्रश्न आपको आएगा अथर्ववेद से कि अथर्ववेद में कितने खंड है? तो अथर्ववेद में 20 खंड है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा ऋग्वेद से और भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है 9वां मंडल, याद रखना है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। और गायत्री मंत्र जो है 21 मंडल में है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव कहाँ है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इनाम गांव, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनाम गांव आपको है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इनाम गांव महाराष्ट्र में एक ताम्रपाषाण हड़प्पा संस्कृति के बाद का एक कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल है इनाम गांव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा एक प्रश्न ये आता है, महाराष्ट्र की बात आई है तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कि जोरबे, ये क्या आता है? जोरबे कल्चर एक पुरातात्विक स्थल है, ये किस राज्य में है? तो ये भी महाराष्ट्र में। जोरबे कल्चर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अच्छा लावनी तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? लावनी और तमाशा ये लोक नृत्य कहाँ का है? तो वो भी महाराष्ट्र का है। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और एलिफेंटा की गुफा पूछे तो वो भी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। ठीक है, और राज्यपाल कौन बना है? तो सीपी राधाकृष्णन बना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र के राजधानी आपको मालूम है मुंबई है। नेक्स्ट है भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका जो है यहाँ पर क्या है? जो एंशियंट पेंटिंग है, मतलब कि
यहाँ पर क्या शैलाश्रय है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ये एक प्रसिद्ध स्थल है जिससे आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? तो वो भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, जहाँ पर भीमबेटका है रायसेन जिला में, ये दोनों एक ही जिला में है, ठीक है, भीमबेटका और सांची का स्तूप, और इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आपको याद होगा कि नामीबिया से लाया गया चीता ये किस पार्क में रखा गया था? कहाँ रखा गया था? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा डायरेक्ट कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में। बांधव नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखना है। कूनो, बांधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछे तो वो भी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक मसाला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश। सर्वाधिक दाल का उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सभी याद रखना है, जैसे कि वन क्षेत्र, बाघ, मसाला, सोयाबीन और दाल, ये सभी में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक लिपियों की जननी मानी जाती है? सभी आधुनिक लिपियों की जननी मानी जाती है ब्राह्मणी लिपि, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि। एक प्रश्न ये आता है कि अशोक के ज़्यादातर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मणी लिपि में ही लिखा गया था, ठीक है। पहला प्रश्न तो यह याद करना है आपको कि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी ब्राह्मणी लिपि, और अशोक के ज़्यादातर शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है। अच्छा, अशोक के ज़्यादातर शिलालेख किस भाषा में अगर पूछ दे तो वो है प्राकृतिक भाषा। देखिए, भाषा है प्राकृतिक, लेकिन लिपि है ब्राह्मणी लिपि, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। अच्छा, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था, और जैन धर्म जो है ये किस भाषा में पढ़ाया जाता था? तो जैन धर्म पढ़ाया जाता था प्राकृतिक भाषा में, ठीक है, याद रखना है, प्राकृतिक भाषा में, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म आ जाएगा पाली, और जैन धर्म है प्राकृतिक भाषा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था? तो विशाल स्नानागार पूछे, विशाल अन्नागार पूछे, वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो से और क्या रखना है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। कब? 1922 में। हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज किसने? राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, जैसे ये सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु सिंध प्रांत में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कालीबंगा से याद रखना है आपको कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला था। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला था। और कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में। फिर समझिए, जूते हुए खेत, मिट्टी के बर्तन, काली चूड़ियाँ, ये कालीबंगा से मिला था, जो कि राजस्थान में है। धौला की बीरा की बात करते हैं तो करंट अफेयर की दृष्टि से भी एक क्वेश्चन आएगा कि भारत का जो है 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो वो धौलावीरा ही है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा और लोथल और सुरकोटदा, ये तीन हमेशा आपको रिवीजन करना है एक साथ। जब भी आए लोथल आ जाए, चाहे धौलावीरा आ जाए, चाहे सुरकोटदा आ जाए, ये तीनों को एक साथ आपको रिवीजन कर लेना है कि लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, ये तीनों कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। धौलावीरा से याद रख लेना है कि दो प्रश्न आएगा, एक कहाँ है? गुजरात में, और ये 40वां विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। लोथल की बात करते हैं तो लोथल से याद रखना है आपको प्रसिद्ध बंदरगाह पूछे, यानी प्राचीन बंदरगाह पूछे तो लोथल हो जाएगा बंदरगाह शहर, या तो पूछे युग्म समाधान। युग्म समाधान यानी कपल जो बॉडी लाश है, ये कहाँ से मिला था? तो युग्म समाधान जो है सब ये लोथल से ही मिला था। गोदी खाना पूछ दे, या गोदी बाड़ा पूछ दे, या बंदरगाह, ये हो जाएगा लोथल हो जाएगा, ठीक है। गोदी खाना याद रखना है, गोदी खाना भी पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यान रखना है। गोदी खाना, गोदी बाड़ा या बंदरगाह, तो हो जाएगा लोथल हो जाएगा, ठीक है। और सुरकोटदा से एक याद रखना है आपको कि घोड़े के हड्डियों का अवशेष सुरकोटदा से मिला था, ठीक है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ना, ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ था? तो बात हो रही है 1920 के दशक में। तो 1920 के दशक में ही 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था। तो वही उस समय पूछा कि ASI के महानिदेशक कौन था। तो ASI का महानिदेशक कौन था? तो इसमें से था आपका ये जॉन ह्यूबर्ट मार्शल था, जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है कि यही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के यानी कि ASI के पहले निदेशक कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। और ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की अस्तिरिकी का पालन करना आवश्यक है? क्वेश्चन फिर समझिए, 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातत्वविद ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश, एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले के अस्तिरिक का पालन करना ये आवश्यक है? तो ये माना था किसने? REM व्हीलर, है ना। इसका करेक्ट आंसर है REM व्हीलर। ठीक है, और ASI के पहले निदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ना, अलेक्जेंडर ये कनिंघम, ये ASI के पहले महानिदेशक थे। नेक्स्ट है 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपको पीछे बताएं, वेद 4 है ना। ऋग्वेद पहले आता है, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, और सबसे जो नया है नवीनतम है वो है अथर्ववेद। यानी सबसे पूछा प्राचीन तो सबसे प्राचीन यानी कि ऋग्वेद, सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नवीनतम पूछे तो अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और इस सबसे वेद से अगर एक एक प्रश्न याद रखते हैं तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से। और यजुर्वेद से याद रखना क्या? यज्ञ, है ना, यज्ञ या गद पद का संग्रह यजुर्वेद में, संगीत का वर्णन सामवेद में, और जादू टोना अथर्ववेद में। ठीक है, ये सभी चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, वेद का रचयिता कौन है मालूम? वेद के रचयिता हैं वेद व्यास, है ना, महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, और आपको 4 महत्वपूर्ण आपको चीज़ बताते हैं जिसका रचयिता है ना वेद व्यास है। ठीक है, आप अलग अलग पढ़ते होंगे या तो क्या कन्फ्यूजन फिर बाद में हो जाता है, तो इसलिए चारों को एक साथ यहाँ पर समझिए। जैसे वेद का रचयिता पूछे तो महर्षि वेद व्यास हो गया, महाभारत का रचयिता पूछे तो महर्षि वेद व्यास हो गया, भगवत गीता का रचयिता वेद व्यास, पुराण के रचयिता वेद व्यास। ठीक है, तो ध्यान रखना है चारों, वेद, महाभारत, भगवत गीता और पुराण के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर गोदी खाना है? ठीक है, देखिए पूछा यहाँ गोदी खाना पूछे, गोदीवाड़ा पूछे या तो बंदरगाह, कहाँ जाएगा आंसर? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल और क्या बताए थे? धोलावीरा और सुरकोटदा, ये तीनों कहाँ हैं? तो गुजरात में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और युग्म सब का पूछे, कहाँ से मिला था? युग्म सब, है ना, बंदरगाह तो था ही, और युग्म सब जो है वो भी लोथल से मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेहरगढ़ कहाँ मालूम? तो मेहरगढ़ है कहाँ? पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। अब बनावली जो है, बनावली है आपको कहाँ? ये हरियाणा में। ठीक है, बनावली है हरियाणा में। अच्छा, मेहरगढ़ और सुरकोटदा नहीं, मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित कौन सा नहीं है? देखिए मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। 2 नाम याद रखना है आपको जो कि बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर। मेहरगढ़ और सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, बाकी मोहनजोदड़ो और चान्होदड़ो, और मोहनजोदड़ो हो गया, चान्होदड़ो हो गया, ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, वैदिक आर्य की बात कर रहा है, यानी कि वैदिक के समय झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का प्राचीन नाम था वितस्ता। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में निश्चित रूप से। देखिए 2023 में ही पूछा गया है, ठीक है, SSCGL में, इसलिए इस टाइप के कुछ प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि चिनाब का प्राचीन नाम क्या था, तो चिनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी। चिनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी। राबी का प्राचीन नाम था परुस्नी, और ब्यास का प्राचीन नाम था बिपाशा। ठीक है, और झेलम का था वितस्ता। ये चारों याद रखना है। फिर समझिए, चेनाब का अस्किनी, राबी परुस्नी और ब्यास बिपाशा, ब्यास बिपाशा और झेलम का वितस्ता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्या है कि हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी, ये गलत है। ठीक है, खुली जल व्यवस्था नहीं थी, मतलब एक सुसज्जित, उसमें क्या था, उसमें सुसज्जित तरीके से एक नाले का वहाँ पर व्यवस्था किया गया था। तो यहाँ पर खुली जल निकासी व्यवस्था, ये गलत हो गया। हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था, ये सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सत्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किसने किया था? तो वो हाथियों का इस्तेमाल सबसे पहले किया था मगध, है ना। मगध साम्राज्य जो है, ये पहले बार हाथियों का प्रयोग किया था। मगध से आपको याद होगा कि 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन सा था? तो मगध था। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछी जाती है तो कौन सा है? राजगीर, है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है, मगध पर जो शासन करने वाले राजवंश है उसका क्रम से अगर पूछ लिया जाता है भी है कि इसका शासन करने वाले सही क्रम क्या है, तो पहले है हर्यक वंश। ठीक है, याद रखना, पहले हर्यक वंश, उसके बाद है शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद है नंद वंश आया था, फिर मौर्य वंश, फिर है आपका शुंग वंश, फिर है कण्व वंश, और उसके बाद शासन किया था सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये देखिए 3 हो गया, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश, और फिर है सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये 7 राजवंश ने शासन किया था मगध पर। ये महत्वपूर्ण है काफ़ी, और इसको याद रख लेना है। क्रम से एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, हसीन मासुका साथ है, हसीन मासुका साथ है। हसीन से हो जाएगा हर्यक, शिशुनाग, नंद। हसीन से हो गया 3 राजवंश, फिर मासुका से मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। 7 है, यानी कि सातवाहन वंश। ठीक है, और इसका संस्थापक पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक पूछेगा तो बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, नंद वंश का महापद्म नंद, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, है ना। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, और कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव कण्व था, है ना। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव था, और सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये कि कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी मालूम? कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, और अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। बाकी मगध की राजधानी मालूम है, ये कहाँ? राजगीर थी। अंग की राजधानी थी चंपा, और अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो महिष्मती, या ये 2 राजधानी थी, महिष्मती और उज्जैनी, महिष्मती और उज्जैनी। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांतों में था अहिंसा। देखिए, जैन धर्म का
5 सिद्धांत था ना, जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। उसमें क्या क्या था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो वही यहाँ पर क्या है? अहिंसा। ठीक है, फिर समझिए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह 3 हो गया, फिर अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये 5 सिद्धांत था जैन धर्म का। ठीक है, अच्छा, बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैन धर्म जो है ये आत्मा में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं थी, जबकि जैन धर्म में था। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये किस धर्म से संबंधित है? तो कई लोग जैसे त्रिरत्न देखा तो बौद्ध धर्म जल्दबाजी में टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है त्रिरत्न के बाद क्या बोला गया उस पर ध्यान रखना है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण बोले तो ये जैन धर्म से संबंधित है, और त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ ये बोले तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा त्रिरत्न है? बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है महावीर, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आगम सूत्र कहा जाता है। महावीर की शिक्षाओं का संकलन आगम सूत्र कहा जाता है। तो एक इसी तरह आता है जातक। जातक क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। जातक है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जातक में लिखा हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ यानी कि महाजनपद अस्तित्व में था? तो उस समय जिसमें महाजनपद, देखिए पहले क्या है, एक प्राचीन काल में मतलब कि वो पहले पाषाण काल आया था, उसके बाद धीरे धीरे वैदिक काल आया, उसके बाद क्या महाजन पद काल आया था। ठीक है, महाजन पद क्या है? एक छोटा सा कबीला था, उसके बाद ये पहले ये क्या कहलाया? फिर जन कहलाया, फिर कहलाया था जनपद, फिर कहलाया था महाजनपद। ठीक है, और उसी समय धर्म का जो है धार्मिक आंदोलन भी शुरुआत हो रहा था। उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विकास हो रहा था। ठीक है, तो उसी समय महाजन पद जो है वो 16 थे। महाजन पद पूछा कितने था? तो 16 महाजन पद थी। ठीक है, अब यहाँ से 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद का उल्लेख है? तो किस बौद्ध ग्रंथ में है और एक है किस जैन ग्रंथ में। ठीक है, तो इसलिए दोनों कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों को साथ में याद रखना है आपको। पूछे जब किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद का उल्लेख, तो है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और किस जैन ग्रंथ में पूछे तो वह भगवती सूत्र है ना। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद का उल्लेख है। नेक्स्ट है अब 16 महाजन पद क्या क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। तो एक बार यहाँ आपको सरस्वती निगाहों से रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, 16 महाजन पद से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए ये महाजन पद है, मगध है, और ये मगध और अंग और बज्जी ये कहाँ? बिहार में। ठीक है, महाजन पद 16 में ये जो 3 है बिहार में। कभी आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि यूपी में कितने महाजन पद है? तो यूपी में 8 महाजन पद है। ठीक है, 3 तो ऊपर हो गया बिहार में, फिर देखिए 8 महाजन पद जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपका काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सूरसेन और चेदी, ये यहाँ तक 8 हुए क्या यूपी में। ठीक है, यहाँ से यूपी का स्टार्ट हुआ है, काशी से ये 8 महाजन पद। अगर पूछे यूपी में कितना है तो 8, बिहार में कितना है 3, 11 हो गया, टोटल 16 है, 11 में हो गया। उसके बाद देखिए फिर है एक है सिंगल है एक राज्य में, जैसे अवंती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक ही महाजन पद है अवंती, और राजस्थान में एक ही है मत्स्य, और साउथ इंडिया में एक ही है अस्मक। ठीक है, ये 3 हो गया, 11 3 14, और 2 है जो कि भारत के बाहर है। ठीक है, 14 2 16 हो जाएगा। कम्बोज और गंधार ये भारत के बाहर है, अफगानिस्तान के एरिया में। ठीक है, तो इस तरह से 16 महाजन पद हो गया। अब इसकी राजधानी पूछा जाता है ज़्यादातर प्रश्न, तो एक बार रिवीजन करते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगीर, अंग की चंपा, बज्जी की वैशाली। ठीक है, ये बिहार वाला 3 याद हो गया। मगध की राजगीर, अंग की चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली थे। नेक्स्ट है काशी की राजधानी पूछे तो हो जाएगा वाराणसी, काशी वाराणसी। कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा,
जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनगर में ही, ठीक है। और वत्स की पूछे तो वत्स की कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिछत्र, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, सूरसेन की मथुरा, चेदी की शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती। अब अवंती है मध्य प्रदेश में, अवंती की राजधानी महेशमती या तो उज्जैन, ठीक है, उज्जैन या तो उज्जैनी भी लिखता है। तो अवंती की राजधानी, दो राजधानी थी, महेशमती या तो उज्जैन, ऑप्शन में जो है टिक कर सकते हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की विराटनगर, अस्मक की राजधानी पैठन, अस्मक की राजधानी कहाँ है, पैठन। और कंबोज की राजधानी पुंछ, कंबोज की राजधानी पुंछ है। और गांधार की राजधानी तक्षशिला है, गांधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? तो एक बार क्वेश्चन फिर समझिए कि कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर है वैशाली, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, वैशाली। वैशाली से कुछ कतई जहर प्रश्न पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि पूछा जाएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में था। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ था। और बज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, ये किसका पुत्र था, तो ये बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार जब भी मिले तो आपको बिंदुसार को भी याद रखना ध्यान में, ठीक है। बिंदुसार कौन था, ये किसका पुत्र था, बिंदुसार, ठीक है। तो ऐसे समझिए, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, ठीक है। उसी तरह यहाँ जो है बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। यानी अशोक का ये पिताजी था बिंदुसार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो जो हर्यक वंश का संस्थापक रहेगा बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है, ठीक है। इसके बारे में बता दिए, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। इससे एक प्रश्न ये भी आता है कि देखिए इसमें क्या हुआ था, बिंबिसार का हत्या बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, और अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने कर दिया था, ठीक है। इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास में किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डेस 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर थी, मगध की राजधानी राजगीर थी। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और मगध जो है ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। नेक्स्ट है कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डेस स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी कि प्रारंभिक राजधानी जो थी कहाँ, राजगीर, फिर उसी को स्थानांतरित कहाँ किया गया, ये पूछा है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर है पाटलिपुत्र, यानी कि राजगीर से इसकी राजधानी, मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया, पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था, और अजातशत्रु का पुत्र जो है उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में इसे बसाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, बौद्ध संगीति जो है ये दूसरी तो वैशाली में हुआ था, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, यही हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है। बौद्ध संगीति याद रखना है, पहली बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ है? तो जैन दर्शन के अनुसार जीन का अर्थ होता है विजेता,
जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। अच्छा, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के 5 तीर्थंकर से प्रश्न पूछा जाता है, बस 5 आपको याद रखना है, जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहता है। ठीक है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर पूछे तो यही हो जाएगा ऋषभदेव, जिसने स्थापना किया था। दूसरा तीर्थंकर याद रखना अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, और एक 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, जो ज़्यादा बार पूछा जाता है, कई बार रिपीट होते रहता है हमेशा, 23वें तीर्थंकर। ये वो कौन थे? पार्श्वनाथ। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है 23वें तीर्थंकर से, है ना, कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं एक बार, 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक बार फिर समझ लीजिए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा है? तो कनाद ने लिखा है। आंसर क्या हो जाएगा? कनाद। ठीक है, अब ये क्या प्रमुख है ना, 6 दर्शन है जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो 6 दर्शन जैसे कि पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ये हैं कनाद। ठीक है, उसी तरह आएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रह जाएगा। पतंजलि किनका है? रामदेव बाबा का, और रामदेव बाबा योग गुरु हैं, तो योगा करवाते हैं, तो योग दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और न्याय दर्शन का पूछे तो गौतम, न्याय का गौतम। अब वैशेषिक का हो गया कनाद, और पूर्व मीमांसा का है जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक जैमिनी, और वेदांत का बदरायन। वेदांत पूछे या तो उत्तरी मीमांसा, ठीक है, वेदांत या उत्तरी मीमांसा का है बदरायन, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, वेदांत बदरायन, वेदांत बदरायन, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदरायन। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। देखिए, बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी यानी जैन धर्म, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कभी ये पुराना होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक पूछे तो श्रावस्ती, ऐसे रिलेट भी कर लीजिए, वॉइस से भी आंसर आ जाएगा। सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, अरे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को मालूम है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। कभी कभी महावीर स्वामी और बुद्ध में ही कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म 540 में हुआ था ईसा पूर्व में, या तो 563 में हुआ था, या तो महावीर स्वामी का कब हुआ था, ये दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को साथ में रिवीजन करना है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब इसको कन्फ्यूजन कभी ना हो और हमेशा याद रहे कैसे रिलेट करना है। देखिए, गौतम बुद्ध, गौतम 63, गौतम में तो आ रहा है ना, तो 63 ऐसे रिलेट कर लेना। ठीक है, गौतम 563 वाला हो जाएगा, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो गौतम 63, और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। अब इसमें भी देखिए तो का खेला है, तो का है ना, गौतम 83, देखिए गौतम बुद्ध वाले में दोनों में आएगा तो वाला। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, अब मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ये देखिए तो है ना, 83, 63, 83, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, यहाँ से 2 प्रश्न याद रख सकते हैं आप कि बिहार का जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है वो कितना है? तो वो 483 किलोमीटर ही है ना, 483 किलोमीटर ही है। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है, जो डेट है 483 ईसा पूर्व, वही बिहार की पश्चिम से पूर्व है ना, बिहार की अगर बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की
लंबाई जो है 483 किलोमीटर ये, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो भी याद कर लीजिए, वो है 3, 4, 5 लगातार है ना, 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3, 4, 5, और पश्चिम से पूर्व हो जाएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का पिता का नाम जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ ही। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ और महावीर स्वामी का पिता का नाम भी सिद्धार्थ ही था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी याद रखना है आपको, कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि बोध गया जो है ये किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध ये सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था झेलम नदी के किनारे, है ना। इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है या बितस्ता का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था। नेक्स्ट है ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलेगी? तो ये मिलेगा आपको बड़ोदरा में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? बड़ोदरा में। ठीक है, अब गुजरात से कई इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक साथ रिवीजन करते हैं। जैसे लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात में, यानी कि लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा ये तीनों गुजरात में। कच्छकरण जो कि जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ है? गुजरात में। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, वो गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल रिफाइनरी है यानी कि तेल शोधक कारखाना, वो कहाँ है? तो जामनगर है गुजरात में, है ना। जामनगर तेल शोधक कारखाना दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, वो भी गुजरात में। सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात में। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में। डांडिया नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का है। गरबा नृत्य गुजरात का। गरबा से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में गरबा को शामिल किया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गरबा किस राज्य का है? तो गुजरात का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट है राजा अजातशत्रु देश वंश के शासक थे। तो राजा अजातशत्रु आपको मालूम है ये बिंबिसार का पुत्र है और बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बिंदुसार जो है वो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक हो गया। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, और बात करते हैं अजातशत्रु की यहाँ। तो अजातशत्रु से एक प्रश्न और याद रखना आपको कि जो पहली बौद्ध संगीति है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था, राजगीर में हुआ था। और पहले बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति को अच्छे से याद कर लीजिए। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में और अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।